हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग का जो क्लास होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी बॉडी पर अगर मान लीजिए चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है तो अलग अलग शेप साइज का जो बॉडी होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा। तो हम बारी बारी से इसका डेरिवेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना। तो इसमें जो टॉपिक होगा, अब मान लीजिए ये तो हो गया कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अलग अलग बॉडी के लिए। तो इसमें हम जो फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर वायर एट इट्स एक्सियल पॉइंट। नहीं, सर्कुलर वायर का मतलब समझ रहे हैं कि सर्कुलर वायर के एक्सिस, यानी एक्सिस वो एक्सिस जो उससे सेंटर से पास कर रहा है उसके प्लेन के क्या परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस के किसी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसी का हम आज डेरिवेशन करेंगे। तो ये तो हो गया टॉपिक। इसमें जो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन होगा वो फर्स्ट डेरिवेशन होगा वो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर वायर एट इट्स एक्सियल पॉइंट, यानी एक्सिस के किसी पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेशन करने से पहले आप बता देते हैं। मान लीजिए कि यही एक क्या है, सर्कुलर रिंग है। ये सर्कुलर रिंग प्लास्टिक का बना होना चाहिए, चाहे किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होना चाहिए। तो मान लीजिए यही क्या है, रिंग है। तो रिंग का ये क्या हो गया, रिंग ऐसे है। अब रिंग का जो हमको कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक हम क्या करते हैं, ये इसका सेंटर होगा, सेंटर से एक हम एक्सिस पास कराते हैं जो इसके प्लेन के क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर है, ठीक ना। ठीक है, इस सर्कुलर वायर का जो सेंटर क्या है यहाँ पर है, इस सेंटर को मान सकते हैं ओ, ठीक ना। और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस हम पास कराते हैं सेंटर से। तो ये मान लीजिए जो एक्सिस है क्या है, ऐसे डॉट डॉट करते हैं ऐसे, यही एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं, इस एक्सिस को मान लेते हैं जेड एक्सिस। इसको क्या मानेंगे, जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, कैपिटल आर मान लेते हैं। हमको यहाँ से इसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट पर निकालना है, यानी ये मान लीजिए एक्सियल पॉइंट ये है। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ओ से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस हो उसको मान लेते हैं क्या है, जेड मान लेते हैं। ये क्या है, जेड है, ठीक ना। इसी पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि ये जो रिंग है, सर्कुलर रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे लेंथ पर यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। पॉजिटिव चार्ज आप निगेटिव भी ले सकते हैं। चलिए पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमको निकालना है इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर, यानी इस रिंग के सर्कुलर रिंग के एक्सियल पॉइंट यानी पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग को पता है कि किसी पॉइंट चार्ज क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पर क्या होता है, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये होता है। तो हमको
इस रिंग के कारण निकालना है, रिंग पर जो चार्ज है इसके कारण निकालना है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें करते क्या है कि इसमें हम स्मॉल लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करते हैं, छोटे छोटे लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर कर डीएल लेंथ का, चाहे डीएस लेंथ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं हम डीएल लेंथ का एलिमेंट लेते हैं। इस डीएल एलिमेंट पर इसका हम मान लेते हैं कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी इस रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, लेमडा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर डीएल लेंथ या डीएस लेंथ भी हम कंसीडर करेंगे, डीएस ही कंसीडर करिए, डीएस लेंथ। अब ये एक तरह से क्या होगा, एक तरह से ये जो डीएल लेंथ होगा, डिफरेंशियल लेंथ जो होगा एलिमेंट का, इस पर जो चार्ज होगा वो एक तरह से पॉइंट चार्ज होगा। तो हमको पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को मिला देते हैं, इसे ऐसे मिला दिए, ठीक ना। तो देखिए इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो जेड एक्सिस है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, आई रेडियस है। तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं स्मॉल आर मान लेते हैं। तो हम स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर की जगह पे लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कारण, इस एलिमेंटल चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखने का तरीका होता है कि यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो बताइए, तो ये भी यहाँ पर भी पॉजिटिव है, एलिमेंटल चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या होगा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। क्या होगा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस हेडिंग को हम मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। ये जेड एक्सिस है, जिसको सेंट्रल एक्सिस भी कह सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। इसको बोलेंगे जेड एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक ना। इस दोनों के बीच में जेड एक्सिस और डी के बीच में एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर, अब हमको करना क्या है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया एलिमेंटल चार्ज के कारण, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो आप बताइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन चारों तरफ जो एलिमेंटल चार्ज हम लेंगे, बहुत सारा एलिमेंटल चार्ज होगा, तो हर एलिमेंटल चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, अब यहाँ पर इसमें दो कंपोनेंट होगा, इस डी का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर, तो इसको बोलेंगे क्या, डी ई एक्स मान लेते हैं, एक इधर मान लेते हैं क्या, डी ई जेड कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जो लैंग्वेज है उसको लिखवा देते हैं। तो इसमें हम लोग लैंग्वेज क्या यूज कर सकते हैं, तो डेरिवेशन के पहले आप लिखिएगा कि कंसीडर ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग टोटल चार्ज Q which is uniformly distributed on its length, ठीक ना। इसके बाद हम लिखेंगे we have to find electric field due to this circular wire at its axial point P at a distance z from the center of circular wire, ठीक ना। ये हम लोग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इसमें ये भी मान लीजिएगा नीचे में कि सपोज लेमडा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक ना, ठीक है, इतना लैंग्वेज यूज करेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर यूज करते हैं लेट डी एस बी द लेंथ ऑफ एनी
डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द रिंग, ठीक ना, ठीक। और लेमडा को मानेंगे एंड लेमडा विद लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक ना। अब देखो हम यहाँ पर पहले करेंगे क्या, ये जो एलिमेंटल चार्ज होगा एक तरह से पॉइंट चार्ज होगा, तो सबसे पहले हम एलिमेंटल चार्ज का वैल्यू निकालते हैं कि एलिमेंटल चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो हम आप लिखेंगे चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, देखिए डिफरेंशियल एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट यानी डी क्यू। तो डी क्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं लेमडा को हम लोग क्या माने हैं, लेमडा को माने हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है पहले ही बताए हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो एलिमेंट आप लिए हैं, जो एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर किए हैं उस पर चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ज ऑन दी डिफरेंशियल एलिमेंट यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, करें कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है तो डीएस लेंथ में कितना है चार्ज, लेमडा इंटू डीएस, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो हम डी क्यू के जगह पे लिख सकते हैं लेमडा इंटू क्या है डीएस, ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे, अब इस एलिमेंटल चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप लिखेंगे, तो ये ऊपर से हम मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि इस एलिमेंटल चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जो एलिमेंटल चार्ज है वो एक तरह से क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो हमको पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to elemental charge dq। तो ये जो एलिमेंटल चार्ज है एक तरह से पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज यहाँ से कितने डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पर। आर का वैल्यू हमको पता है कितना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर DE इक्वल टू 1/4πε0 dq/r²। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। तो आर के जगह पे हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे DE इक्वल टू 1/4πε0
डी क्यू के जगह पे लिखेंगे लेमडा इंटू डी एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर d का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा इंटू डी एस डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब तो ये एलिमेंटल चार्ज के कारण क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो देखिए इसमें कौन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और किस कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। कैसे करेगा देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस लेते हैं, जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर जो डी ई एक्स है, ये इधर क्या लिखे हैं, इधर लिखे हैं डी ई जेड, जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है डी है। तो अगर ऐसा ही एलिमेंट हम ठीक इधर लेंगे, अगर ऐसा ही एलिमेंट हम इधर लेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसमें या ये भी एक तरह से क्या होगा एलिमेंटल चार्ज होगा। तो इस एलिमेंटल चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसका भी क्या होगा दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो बताइए कि इसके कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहाँ के इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो बताइए कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सपोज एंगल बिटवीन DE एंड Z एक्सिस इज थीटा। ठीक ना। यहाँ पर जो Z होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस इसलिए बोलेंगे कि ये सर्कुलर वायर के सेंटर से पास कर रहा है, उसके प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इट इज क्लियर दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be along z एक्सिस। तो z एक्सिस के along होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लिखेंगे हेंस DE का जो z कंपोनेंट होगा उसको क्या लिखेंगे DE cos थीटा, कितना होगा DE cos थीटा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो DE z का वैल्यू होगा, तो DE z इसका z कंपोनेंट, तो D का वैल्यू कितना है 1/4πε0 लेमडा इंटू DS डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब cos थीटा के जगह पे देखो, ये जब थीटा होगा तो इसका अपोजिट वाला जो एंगल होगा अभी क्या होगा थीटा होगा। और cos थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है Z, हाइपोटेनस कितना है ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या Z बाई अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस क्या R स्क्वायर। अब देखिए इसका पावर कितना है 1 है, इसका स्क्वायर रूट हटाएगा तो इसके पावर में कितना आ जाएगा 1/2। तो पावर क्या हो जाता है ऐड होता है, ऐड होता है। तो हम 1 में जो ऐड करेंगे 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर
और ऊपर से हम मिटा देते हैं इसको। अब यहां पर लिखेंगे क्या, DEZ, यानी जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो Z कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आपको 1/4πε0 लेमडा एस ds बाई नीचे में हो जाएगा Z² प्लस R² और टू दी पावर कितना 3/2 डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका पावर 1 है और ये स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो इसके पावर में कितना आएगा 1/2। तो देखिए तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड होता है। तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। आइए हो जाएगा लेमडा इंटू ds, आइए हो जाएगा Z। अब ये तो आया डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अलोंग Z एक्सिस। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप लिखेंगे तो देखिए इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको करेंगे इंटीग्रेशन साइन के बाहर, तो हो जाएगा लेमडा Z बाई 4πε0 Z² R² टू दी पावर कितना 3/2। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ds, क्या लिखेंगे ds, ठीक ना। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको ds है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हमको लेंथ मिलेगा। तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का लेंथ क्या होता है 2πr होगा। तब यहाँ पर हम लिखेंगे इज z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा बाई Z² R² टू दी पावर 3/2। और यहाँ पर हो जाएगा z और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा s मिलेगा। और 0 से क्या होगा, 0 से यहाँ पर 2πr लिख सकते हैं, तो 0 से 2πr। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इज z इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा z बाई Z² R² टू दी पावर 3/2। और यहाँ पर हो जाएगा 2πr माइनस 0, ठीक ना। यही हम लोग का डेरिवेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको 1/4πε0 और लेमडा इंटू 2πr, आइए हो जाएगा z और डिवाइडेड बाई कितना Z² R² टू दी पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर लेमडा इंटू 2πr को क्या कहेंगे, तो हम बताएंगे कि जो 2πr है क्या है सर्कुलर वायर का पूरा लेंथ हो जाएगा। आइए लेमडा जो माने हम क्या माने हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज, तो 2πr लेंथ में कितना चार्ज लेमडा इंटू 2πr। तो 2πr लेमडा इंटू 2πr कहने का मतलब कि इस पर टोटल चार्ज क्या है, तो इस पर टोटल चार्ज हम लोग क्या माने हैं Q। तो इतना के जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि इस z का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा Q और डिवाइडेड बाई क्या Z² R² 3/2। आइए हो जाएगा क्या z, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक ना। अब इसमें हम अलग अलग केस लेते हैं, देखिए अलग अलग केस लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस क्या हो सकता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा।
तो देखो यहाँ पर फर्स्ट केस हम डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट केस में क्या हो सकता है। अब आपसे पूछेगा कि ये जो P पॉइंट है, इस एक्सिस का कोई पॉइंट P है, वहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 1/4πε क्यू जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक यानी सर्कुलर वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये जो पॉइंट P है यहाँ पर कंसीडर करना होगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सेंटर के लिए Z का वैल्यू 0 लेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 0 वैल्यू रखिएगा, यह Z का वैल्यू 0 रखिएगा तो पूरे टर्म को क्या करेगा, 0 करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग Z का वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज Z इक्वल टू क्या, 0, ठीक ना। तो जब Z का वैल्यू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4πε0 Q इंटू 0 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, Z स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2। तो यहाँ पर भी वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो यहीं पर 0 है तो पूरे टर्म को क्या करेगा, 0 करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर वायर के सेंटर पर 0 होगा, यानी इस Z का जो वैल्यू आया कितना आया, 0 आया, ठीक ना। अब देखो इसको लॉजिकली हम लोग कैसे समझेंगे कि सर्कुलर वायर के सेंटर पर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगा। तो देखिए इसको लॉजिकली हम समझा रहे हैं आपको। एक मान लेते हैं कि हम सर्कुलर रिंग लेते हैं, किधर गया जी रिंग, ठीक है, यही इसी पे समझा देते हैं। देखो ये हमारे की सर्कुलर रिंग है, इस पर टोटल चार्ज Q है, अब पूरे लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगा वो निकाल हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट का लेंथ मान लीजिए ds है, तो इस एलिमेंटल चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज है, तो इस एलिमेंटल चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, ठीक ना। और ठीक इसके सामने भी एलिमेंट तो होगा, तो उस एलिमेंट के कारण इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं तो इस एलिमेंटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ठीक इसके सामने जो एलिमेंट लीजिएगा ठीक उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। तो बताइए कि हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं तो ठीक उसके अपोजिट वाला जो एलिमेंट होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग होगा तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 होगा, लॉजिकली भी और यहाँ पर फॉर्मूला में भी रखकर हम लोग देख लिए। अब देखिए सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड केस में हम लिखेंगे अगर मान लीजिए Z का जो वैल्यू होगा R के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो तब क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे केस थर्ड, केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में क्या होगा, इफ Z वेरी वेरी ग्रेटर देन R। तो जब Z का वैल्यू R के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होगा तब देखिए क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Z स्क्वायर। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये समुंदर है, अब समुंदर से एक लोटा पानी निकालें या समुंदर में एक लोटा पानी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वही बात है यहाँ पर भी, Z का वैल्यू R के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, यानी Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं Z स्क्वायर। तो जब इतना करिएगा तो इतने की जगह पे उतना रिप्लेस करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि EZ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 लेमडा इंटू Z और डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर। देखिए वहाँ पर R स्क्वायर हट जाएगा तो Z स्क्वायर और टोटल का पावर कितना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक ना। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि ई जेड इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/4πε0 लेमडा इंटू जेड डिवाइडेड बाई जेड क्यू। आइए से ये कैंसिल हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो बताइए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा बाई कितना, लेमडा नहीं यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्या है क्यू है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है क्यू है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो आप बताइए कि आप पॉइंट चार्ज के कारण पढ़े हैं आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो 1/4πε0 बाई जेड स्क्वायर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस सर्कुलर रिंग पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और उसके सेंटर से अगर लार्ज डिस्टेंस पर हम एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो टोटल चार्ज है कहाँ पर कंसंट्रेट है, उसके सेंटर पर। और जब टोटल चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेट मानेंगे तो एक तरह से क्या करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब पॉइंट चार्ज के कारण हमको पता है कि आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक ना। तो यही हम लोग का ये डेरिवेशन हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। तो इसको आपको बढ़िया से डेरिवेशन सीखना है। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा क्या होगा, तो नेक्स्ट जो डेरिवेशन होगा उसका टॉपिक हम लिख देते हैं, यानी ये फर्स्ट डेरिवेशन था, नेक्स्ट डेरिवेशन हम लिख देते हैं। देखिए इसमें होगा सेकेंड डेरिवेशन हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuously charged semicircular वायर, ये सेकेंड डेरिवेशन होगा, at its सेंटर। ये तो सर्कुलर वायर है, अब हम क्या लेंगे सेमी सर्कुलर वायर। तो सेमी सर्कुलर वायर अगर इनफॉर्मली चार्ज है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। तो देखिए इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए सेकेंड डेरिवेशन है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली कंटिन्यूसली या इनफॉर्मली दोनों लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूसली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर। तो देखिए यहाँ पर एक हम सेमी सर्कुलर वायर लेते हैं, सेमी सर्कुलर वायर, पहले सर्कुलर वायर लेंगे उसी को सेमी सर्कुलर बना देते हैं। ये मान लीजिए क्या है, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर लगभग, ठीक ना। इसको हाफ से कट कर दीजिए, ऐसे हाफ से कट कर दीजिए, इतना पार्ट मिटा देते हैं, ये पार्ट हटा दीजिए। ये सेमी सर्कुलर वायर हो गया। आइए इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। मान लेते हैं सेंटर क्या है, वो है, ठीक ना। इधर मान लेते हैं हम क्या है, इधर मान लेते हैं
एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक ना। और इसका जो रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं आर। ये भी जो सेमी सर्कुलर वायर है प्लास्टिक से बना हुआ है। ऐसा मान लेते हैं कि जो इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके पूरे लेंथ पर यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे लेंथ पर, समझिए ना। अब देखो क्या करना है, हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसमें भी हमको एलिमेंट कंसीडर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, ऐसे यहाँ पर थीटा एंगल पर एक एलिमेंट कंसीडर करिए, उस जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है dl या ds, दोनों यूज कर सकते हैं। तो ds यूज कर रहे हैं, ds। इसका जो लेंथ है वो सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है क्या, डी थीटा। यानी ये जो एंगल है कितना है, डी थीटा है, ठीक ना। अब इस एलिमेंटल चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, अगर नेगेटिव रहता तो इधर लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक ना। तो ये थीटा है, तो ये भी जो एंगल होगा कितना होगा, थीटा होगा, समझ गए। अब देखो, अब इसमें इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, इधर कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, डी ई साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर अगर इतना ही एंगल पर अगर हम नीचे एलिमेंट लेते, इधर एलिमेंट लेते, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, इधर होता। इसमें भी दो कंपोनेंट होता, एक होता ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर इधर होता। तो बताइए कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस एलिमेंट के कारण और इस एलिमेंट के कारण दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेमी सर्कुलर वायर के कारण इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। ये तो क्लियर होगा, ये तो क्लियर हो गया कि इस सेमी सर्कुलर वायर के कारण इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू फिगर किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम लोग लिख सकते हैं कि कंसीडर ए सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r and whose linear charge density is lambda. We have to find electric field due to this semicircular wire at its center. ठीक ना, इतना लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या मानते हैं, यानी जो लेमडा है वो लेमडा क्या माने हैं, लेमडा को माने हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी बताएं आप लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि consider an element at an angle theta and whose thickness makes an angle d theta at the center of semi सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, उसका जो लेंथ है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर, अब सबसे पहले हमको निकालना होगा कि जो लेंथ है ये लेंथ क्या होगा। तो ये बताइए, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये डी थीटा है,
तो ये होता है आर्क। तो इस तीनों में रिलेशन होता है आर डी थीटा, और इसमें जो रिलेशन होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। तो थीटा के जगह पे डी थीटा है, एल के जगह पे डी एल या डी एस लिख सकते हैं, डी एल ही यूज़ करिए, डी एल। तो यहाँ पर क्या लेंगे, डी एल, अब भाई क्या ये आर, तो डी एल के जगह पे लिख सकते हैं आर डी थीटा। यानी चार्ज लेंथ ऑफ एलिमेंट जो होगा कितना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट यानी डी एल का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, ठीक ना। ये तो हो गया लेंथ। अब इस एलिमेंटल लेंथ में चार्ज, ये जो एलिमेंट का लेंथ है इस पर चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंटल लेंथ या एलिमेंटल चार्ज ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट लिखिए, तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है तो डी एल लेंथ में कितना चार्ज, लेमडा इंटू डी एल, ठीक है। यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज तो इतना लेंथ में कितना चार्ज, यानी डी एल लेंथ में कितना चार्ज, तो कितना हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल। तब यहाँ पर हम डी क्यू के जगह पे लिख सकते हैं लेमडा, और डी एल के जगह पे आर डी थीटा। चलिए ये एलिमेंटल चार्ज का वैल्यू आ गया। अब एलिमेंटल चार्ज का वैल्यू आ गया तो इस एलिमेंटल चार्ज के कारण यहाँ पर ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा वो निकालते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, पर से मिटा देते हैं, अब देखिए इस डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट के कारण वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, यानी एलिमेंट के चार्ज के कारण वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर वो पॉइंट माने हैं तो क्या होगा, जो एलिमेंट ये एलिमेंटल चार्ज एक तरह से पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं क्या, डी ई इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अब भाई क्या आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब कि इसका हम रेडियस लेंगे आर स्क्वायर। तो डी ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 डी क्यू के जगह पे लेमडा आर डी थीटा बाई कितना आर स्क्वायर। तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक ना। ठीक है, अब आगे यहाँ पर होगा डी ई इक्वल टू 1/4πε0 लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या आर। तो ये एलिमेंटल चार्ज के कारण सेंटर पर आया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। तो इंडिकेट करने के लिए हम कौन कंपोनेंट लेंगे, तो एक्स कंपोनेंट लेंगे। तो हमको पता है कि यहाँ पर जो सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज क्लियर दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be along x axis या x axis
तब यहाँ पर लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो डी का जो एक्स कंपोनेंट होगा कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, ठीक ना। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है cos थीटा, ठीक ना। इसमें एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसका वैल्यू रख देते हैं d तो d का वैल्यू कितना है जी, 1/4πε0 लेमडा बाई आर cos थीटा डी थीटा, तीन होगा। d का वैल्यू रख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, इसको एक वन स्टेप बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4πε0 लेमडा बाई आर cos थीटा डी थीटा। तो देखिए इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन साइन के क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो देखिए इधर जगह नहीं बच रहा है, इसको हम मिटाएंगे और इधर से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मिटाते हैं इधर ऊपर से, इसको आप लोग पॉज करके लिखते जाइएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर करेंगे। तो जो क्या क्या कांस्टेंट टर्म है देख लीजिए, 1/4πε0 लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर देखिए थीटा वेरिएबल है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो ये जो एलिमेंट ले सकते हैं इधर, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं, इधर यहाँ तक। तो जो लोअर लिमिट होगा हो जाएगा कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2, इधर हो जाएगा -π/2। यानी इधर वाला इधर लेंगे पॉजिटिव, इधर निगेटिव, तो इधर हम -π/2 से +π/2, तो -π/2 जो होगा वो लोअर लिमिट हो जाएगा, अब +π/2 होगा वो हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक ना। तो E = हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा बाई आर, और cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटीग्रेशन कर दीजिए, लोअर लिमिट π/2 -π/2, अपर लिमिट +π/2, ठीक ना। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, E = हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा बाई आर, यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन -π/2, ठीक ना। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कहता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक ना। अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या, प्लस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी E = हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा बाई आर, यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 और प्लस साइन π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू हो जाएगा 2 साइन π/2, और 1/4πε0 लेमडा बाई आर और 2 साइन π/2। तो ये साइन π/2 यानी साइन 90 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पे 1 रखेंगे तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो फाइनल जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा E = 1/4πε2 लेमडा बाई आर। यही फार्मूला हो जाएगा सेमी सर्कुलर वायर के लिए, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। अब इसमें एक हम नोट पॉइंट लिखवाएंगे, वो नोट पॉइंट लिखवाएंगे तो सेमी सर्कुलर वायर के लिए वैलिड होगा और सर्कुलर वायर के लिए भी वैलिड होगा। तो देखिए क्या होगा इसमें हम लोग, अगर मान लीजिए कि हम किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पर निकालेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इधर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हम नोट पॉइंट लिख देते हैं, इधर मिटाकर यहाँ पर लिखिएगा
डेरिवेशन के बाद नोट पॉइंट लिखना है, ठीक ना। ये डेरिवेशन होगा, ये फार्मूला फाइनल रिजल्ट ये है कि सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा कितना होगा, वो सब वैल्यू दिया रहेगा। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, उसका रेडियस दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नोट पॉइंट, तो आप लिखेंगे फॉर एनी सर्कुलर आर्क, एनी सर्कुलर आर्क के लिए। तो एनी सर्कुलर आर्क का मतलब कि ऐसे आप ले सकते हैं, ऐसे मान लीजिए, ऐसे, इसका सेंटर मान लीजिए इधर है, ठीक ना। जो दोनों एंड बना रहा है इस पर चार्ज मान लेते क्या है, पॉजिटिव है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सर्कुलर वायर नहीं है, ये क्या है, सर्कुलर आर्क है। इसका जो सेंटर है यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए, और दोनों एंड यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये मान लेते हैं कि जो दोनों एंड है सर्कुलर आर्क का से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर, तो जो यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके लेंथ पर कौन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, इधर होगा। मान लेते हैं कि इधर एक्स एक्सिस है, ठीक ना। चलिए इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ही होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर, तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई आर, इसका रेडियस आर मान लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई क्या 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा जनरल फार्मूला। अब इसमें आप मान लीजिए कि हमको लेना है सेमी सर्कुलर वायर, तो सेमी सर्कुलर जब वायर लेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या लेंगे, सेमी सर्कुलर वायर के लिए जो यहाँ से यहाँ तक अल्फा न हो जाएगा, तो ये जो अल्फा होगा कितना होगा, पाई होगा, यानी 180 डिग्री। तो पाई, यहाँ पर पाई जब रखेंगे तो π/2, तो π/2 का साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सेमी सर्कुलर वायर के लिए इतना फॉर्मूला आ रहा था। अब मान लीजिए हम सर्कुलर वायर लेंगे, तो सर्कुलर जब वायर लेंगे तो ये जो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, आप सर्कुलर वायर लीजिएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 2π हो जाएगा। तो 2π यहाँ पर अल्फा की जगह पर जब 2π रखेंगे तो 2π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, यानी सर्कुलर वायर के लिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या है, एक तरह से ये सेमी सर्कुलर वायर के लिए भी इसमें हम लोग केस ले सकते हैं, सर्कुलर वायर के लिए भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये सर्कुलर, यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं, सर्कुलर वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम दोनों केस डिस्कशन भी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, केस फर्स्ट एट दी फॉर सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर के लिए अल्फा का वैल्यू हो जाएगा पाई। तो जब पाई रखिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बाई आर, साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा, ठीक ना। केस टू में ले सकते हैं हम लोग फॉर सर्कुलर वायर। केस 2 में क्या लिखेंगे, फॉर सर्कुलर वायर, तो सर्कुलर वायर के लिए अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2π हो जाएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
2 लैम्डा बाई आर साइन 2 पाई बाई 2 और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ये एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।